Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structures. In the previous lecture, we have discussed about the panel points, nodal panel points, external panel points and intermediate panel points. तो लास्ट टाइम हमने इंटरमीडिएट और एक्सटर्नल पैनल पॉइंट के बारे में सीखा था कि पैनल पॉइंट्स जो है वो कैसे गिने जाते हैं। तो वेब मेंबर्स होते हैं जो प्रिंसिपल राफ्टर पे जहाँ पे मतलब क्रॉस करते हैं, जहाँ पे टच करते हैं, तो वो पॉइंट को हम पैनल पॉइंट या नोडल पॉइंट कहते हैं। अब ये नोडल पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हमने देखी थी। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे जो पॉइंट्स है वो पैनल पॉइंट्स है। ओके, तो ये जो इंटरमीडिएट जो पैनल पॉइंट्स होते हैं उसका कैलकुलेशन में हम 1 गिनते थे उसका कैलकुलेशन, और जो एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर के साइड के पैनल पॉइंट्स है उसका जो कैलकुलेशन यानी उसके नंबर्स जो है वो 1/2 गिनते हैं, 0.5 गिनते हैं। ओके, इस तरह से पूरे ट्रस्ट का जो टोटल पैनल पॉइंट है वो निकाला जाता है। तो वो पैनल पॉइंट कैसे निकाला जाता है वो हमने लास्ट टाइम देखा था। अब इसके आगे हम प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन देख रहे थे कि प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस क्या है। अब देखो, ये कैलकुलेशंस जो है वो आपको स्टील रूफ ट्रस सॉल्व करते टाइम काम में आएगी। ओके, जैसे कि ये ट्रस का स्पान है एल, ये उसका राइज यानी कि उसकी टोटल हाइट है, राइज जिसे बोलते हैं आर, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर है जो वर्टिकल मेंबर है वो, और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है अल्फा। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हमें प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन स्टेप 1 में करना होता है स्टील रूफ ट्रस में, जिसमें पिच फाइंड करनी होती है। तो पिच जो है वो राइज अपॉन स्पान है, रेशियो बिटवीन राइज एंड स्पान ऑफ अ ट्रस इज कॉल्ड पिच। तो वो हमें आर अपॉन एल से मिलेगा, और पिच की जो जनरलाइज वैल्यू है वो 1/3 to 1/5 जितनी होनी चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग इज एंगल ऑफ रूफ ट्रस, अल्फा जो कैलकुलेट करना है वो है। तो यहाँ पे अगर हम 10 अल्फा ले और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन एज्यूम कर ले और इसको राइट एंगल ट्राइंगल हम बना दे एक साइड को, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, राइज अपॉन स्पान बाय 2। क्योंकि देखो स्पान पूरा एल है, तो अगर हम आधा स्पान यहाँ से लेंगे तो वो ट्राइंगल में क्या बन जाएगा, L/2 बन जाएगा। ओके, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन L/2, वेर आर इज इक्वल टू राइज ऑफ अ स्पान एंड एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ स्पान। ओके, तो ये चीज़ है। इसके ऊपर से 10 अल्फा की कुछ वैल्यू आएगी, फिर अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स दैट वैल्यू करके हम अल्फा जो है वो निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। ये सारी अभी मैं आपको थियरी समझा रहा हूँ, जैसे ही आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं हम वर्क। ओके, उसके बाद है लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर जो है वो फाइंड की जाती है ये फार्मूला से। देखो, ये पाइथागोरस का मतलब सिंपल थ्योरम है कि जो मतलब आपका मतलब जो डायगोनल होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें ऐसा ही किया है, PR स्क्वायर अगर हम रखें तो ये मतलब जो स्क्वायर रूट है यहाँ से चला जाएगा, तो प्रिंसिपल राफ्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि राइस का स्क्वायर प्लस हाफ स्पान यानी कि L/2 का स्क्वायर। ओके, तो लेंथ ऑफ PR अगर हम रखें यानी कि उसको वो स्क्वायर निकाल ले तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर। ओके, इतना आप करोगे तो आपको लेंथ ऑफ PR मिल जाएगा। उसके बाद है हाफ प्लान एरिया। अब देखो, प्लान एरिया जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसमें स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस हम निकालते हैं। ओके, हाफ प्लान एरिया इज इक्वल टू स्पान बाय 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। और जो हाफ स्लोप एरिया है, अब देखो स्लोप वाला कौन सा पोर्शन है, हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, तो स्लोप एरिया में हम क्या मतलब चीज़ लेंगे, लेंथ ऑफ PR लेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ PR क्या है, वो इंक्लाइंड है, वो स्लोप पे है। तो लेंथ ऑफ PR इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। तो देखो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस दोनों में कॉमन है। ओके, एक में स्पान बाय 2 आता है और एक में लेंथ ऑफ PR आता है। ओके, तो ऐसे जो है वो हम पाँचों पाँच थिंग जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपको पिच निकालना है, कोई भी मतलब अगर आपको कोई स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन में रूफ ट्रस के डिज़ाइन करने का बोले तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन दिखाना है, जिसपे सबसे पहले आपको पिच निकालना है, उसके बाद एंगल ऑफ रूफ ट्रस निकालना है, उसके बाद थर्ड है आपको प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ निकालनी है, फोर्थ जो है वो आपको हाफ प्लान एरिया निकालना है, और फिफ्थ पोर्शन पे आपको हाफ स्लोप एरिया निकालना है। ये पांचों चीज़ अगर आप मतलब ले लेते हो तो आगे का काम बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये पांचों चीज़ जो है वो स्टेप 1 में फाइंड की जाती है। ओके, देन सेकंड स्टेप में लोड ऑन रूफ ट्रस के लोड जो है वो कौन कौन सा लगता है वो हमें निकालना होता है। देखो जनरलाइज इसमें 5-6 लोड आपको दिए हुए हैं, लेकिन हमें ओनली यहाँ पे डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड की कैलकुलेशन करनी है। ओके, डेड लोड और लाइव लोड जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो इजीली फाइंड हो जाते हैं।
जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है वो विंड लोड में होती है। ओके, तो वेरियस लोडिंग एक्टिंग ऑन अ रूफ ट्रस आर डेड लोड्स विच इज़ रिफर टू IS 875 1987 पार्ट 1। अब देखो ये जो सारे IS कोड है वो आपको मतलब चाहिए होगे तो उसकी प्रिंट जो है वो निकलवा सकते हो आप, या तो फिर अभी सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो आप। तो अगर मेरे पास कोड्स होगे तो मैं आपको मतलब सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपनी कोई डिवाइस पे सेव रखना, क्योंकि ये कोड जो है वो आपको कैलकुलेशन में काम आएंगे। ओके, डेड लोड्स विच इज़ रिफर टू IS 875 1987 पार्ट 1, लाइव लोड्स IS 875 1987 पार्ट 2 एंड विंड लोड जो है वो IS 875 पार्ट नंबर 3 से कैलकुलेट होते हैं। अब देखो पार्ट नंबर 1 एंड 2 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यूज जो है वो फिक्स है। ओके, लेकिन विंड लोड पार्ट 3 IS 875 पार्ट 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। स्नो लोड्स जो है वो मतलब जहाँ पे हिली रीजियंस या तो फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड अगर कोई इंडस्ट्रीज लगानी है तो उसमें स्नो लोड आता है, तो वहाँ पे कैलकुलेट होता है। हमारे गुजरात जैसे मतलब जो स्टेट है, यानी कि जो उत्तर भारत को छोड़ के जो स्टेट है बाकी के इंडिया के, वहाँ पे हम पार्ट नंबर जो 4 है वो यूज़ नहीं करते, स्नो लोड्स यूज़ नहीं करते। ओके, तो हमारी कैलकुलेशन में हम स्नो लोड जो है वो इंक्लूड नहीं करते IS 875 1987 पार्ट नंबर 4, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है नहीं। उसके बाद है अर्थक्वेक लोड, जिसका IS कोड है 1893 2002 एंड इरेक्शन लोड्स एंड then the final load is loads due to temperature creep and shrinkage. All the loads mentioned above does not act at the same time, hence worst load on the roof truss is computed by suitable load combinations. Okay, अब देखो ये सारे जो लोड्स मैंने आपको दिखाए ABCDEFG टाइप के, तो ये सारे जो लोड्स हैं वो एक साथ कभी एक्ट करते नहीं है। ओके, इसलिए जो हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन है रूफ ट्रस के, यानी कि आपके प्राइमरी लोकेशन मतलब आपका जो फैक्ट्री लोकेशन है या इंडस्ट्रियल लोकेशन है, वहाँ पे एटमॉस्फियरिक मतलब क्या चेंजेस हो रहे हैं या कैसे मतलब वो डील करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर से जो वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन है वो हम निकालते हैं। इसमें से 2 या 3 लोड सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, वही चीज़ होती है। ओके, तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में आपको डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड ही फाइंड करना है, बाकी के लोड्स पे आपको ध्यान देना नहीं है। ओके, IS 875 1987 पार्ट 5 इज़ अ कोड फॉर लोड कॉम्बिनेशंस। पार्ट नंबर 5 में आपको लोड कॉम्बिनेशंस दिया है कि सारे लोड कंबाइंड होते हैं तो कैसे एक्ट करते हैं, वो चीज़ दी है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका डेड लोड आता है जिसको हम DL बुलाते हैं IS 875 पार्ट 1 में। डेड लोड ऑन रूफ ट्रस कंप्राइजेस ऑफ रूफिंग मटेरियल, पर्लिन, सेल्फ वेट ऑफ ट्रस एंड विंड ब्रेसिंग्स। अब देखो ये डेड लोड्स होता है, उसमें कौन कौन से लोड्स जो होते हैं वो मतलब कंप्राइजेस होते हैं। तो डेड लोड में रूफिंग मटेरियल का लोड आता है, जो रूफ हम डालते हैं इंडस्ट्रियल शेड पे वो, पर्लिन्स जिसके ऊपर ये रूफिंग मटेरियल डाला जाता है वो, सेल्फ वेट ऑफ ट्रस जो है वो डेड लोड में गिना जाता है, एंड विंड ब्रेसिंग्स। अब देखो डेड लोड कैसे बुलाते हैं हम, डेड लोड यानी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए ऐसे लोड के जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम चेंज होने वाले नहीं हैं। ओके, उसको हम डेड लोड बुलाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका फर्नीचर का वेट है, उसका स्ट्रक्चर का वेट है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने अलग से डलवाई है घर में, तो वो सारा जो है वो डेड लोड में आता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम वहाँ ही रहने वाला है। ओके, जबकि लाइव लोड कैसे लोड होते हैं कि जो मूवेबल लोड होते हैं, जैसे कि आपके घर में पर्सनस की नंबर ऑफ पर्सनस, तो आपके घर में नंबर ऑफ पर्सनस सेम नहीं रहने वाले हैं, कई बार मतलब ज़्यादा हो जाएगा, कई बार कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से वो लोड फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसे हम लाइव लोड बुलाते हैं। ओके, तो डेड लोड में यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में स्टील रूफ ट्रस में रूफिंग मटेरियल आता है, पर्लिन्स आता है, सेल्फ वेट ऑफ ट्रस आता है, एंड विंड ब्रेसिंग का लोड आता है। ओके, उसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो है वेट ऑफ रूफ कवरिंग्स। रूफ कवरिंग्स का वेट कैसे निकालते हैं, तो रूफिंग मटेरियल के हिसाब से हम वेट ऑफ रूफ कवरिंग निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको रेफरेंस वैल्यू दी गई है, जनरली आपको जो एग्जाम में आएगा उसमें सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई होगी, अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो। ओके, वेट ऑफ रूफ कवरिंग्स, जिसमें रूफिंग मटेरियल अगर GI सीट्स है तो वेट ऑन स्लोप एरिया। देखो रूफ कवरिंग्स जो होंगे वो पर्लिन्स पे होंगे, यानी प्रिंसिपल राफ्टर पे होंगे, यानी कि वो स्लोप पे होंगे, तो हम यहाँ पे वेट ऑन स्लोप एरिया इसीलिए लिखा है कि स्लोप एरिया पे उसका कितना वेट होता है,
तो 120 टू 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितना। ओके, जीआई सीट्स में वेट ऑन स्लोप एरिया 120 टू 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, एंड एसी सीट्स में ये लोड जो होता है 120 टू 150 होता है। यानी कि मतलब कोई भी कंडीशन में आपको मटेरियल के हिसाब से 120 टू 150 के बीच में आपको डेड लोड जो है वो मतलब सॉरी वेट ऑफ रूफ कवरिंग्स जो है वो आपको मेज़र करना होता है, एज्यूम करना होता है। अब सेकंड थिंग इज वेट ऑफ पर्लिन। तो वेट ऑफ पर्लिन जो है वो 60 टू 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। अब देखो ये जो पर्लिन्स जो है वो प्लान एरिया पे लगता है, रूफ कवरिंग्स जो है वो स्लोप एरिया पे लगता है। ये स्लोप एरिया पे लगना, प्लान एरिया पे लगना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी के हिसाब से आप इलेबरेट कर पाएंगे। तो पर्लिन जो है वो ऑलवेज मतलब प्लान एरिया पे लगता है 60 टू 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऑन प्लान एरिया। एंड थर्ड थिंग इज ऑफ डेड लोड इज सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। अब रूफ ट्रस का सेल्फ वेट कितना होता है वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट स्पान बाय 3 + 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। यानी प्लान एरिया आपका जितना निकला है उसके हिसाब से, यानी कि सपोज आपका 1 मीटर स्क्वायर है तो ये इक्वेशन पे जो वैल्यू आएगी वो चलेगा, लेकिन अगर आपका 30 मीटर स्क्वायर है तो इसे मल्टीप्लाई बाय 30 करना पड़ेगा, तब जाके आपका रूफ ट्रस का सेल्फ वेट निकलेगा। इक्वेशन फिर से देख लीजिए, 10 इन द ब्रैकेट स्पान बाय 3 + 5। यानी कि अगर आपका स्पान जो है वो 30 का है तो आपको पहले 30 डिवाइड बाय 3 करना है, यानी 10 आएगा। उसके बाद 10 + 5 करना है, ओके, यानी 15 आएगा, और 15 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, यानी 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, अब अगर आपके पास 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 150, तो 30 मीटर स्क्वायर पे कितने हो गए? 150 इंटू 30 जितना। ऐसा करके आप सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस जो है वो पूरा ट्रस का निकाल सकते हो। ओके, सेम कैलकुलेशन ऊपर के डेड लोड्स में भी होता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग। तो विंड ब्रेसिंग जो होते हैं उसका वेट होता है 12 टू 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग जो होता है वो 12 टू 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया होता है। उसके बाद है वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल एज पर IS 875 पार्ट 1 फॉर AC सीट्स, AC corrugated sheets pitch 146, thickness 6 and weight 130, and AC plain sheets जिसकी थिकनेस है 5 mm, वेट है 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको IS कोड के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिया है वेट पर न्यूटन। अगर देखो अगर आपका क्लास जो है वो क्लास 1, 2, 3, 4 है, अलग अलग टाइप के क्लास है, लेकिन हमको जो आगे एज्यूम करने का बोला है उसके हिसाब से ही हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू ये मतलब टेबल हम नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में भी ये टेबल का कोई मतलब जो है वो पार्ट जो है वो नहीं लिया गया है। जैसे कि 1.6 mm थिक है आपकी GI सीट, 1.25 mm थिक ले रहे हो या 1 mm थिक ले रहे हो, उसके हिसाब से क्लास के हिसाब से वैल्यूज़ अलग अलग आएगी आपकी। ओके, फिर ऐसा ही मतलब आपको लाइव लोड में दिया गया है। अब देखो लाइव लोड में पार्ट 2 जो होता है वो यूज़ होता है, लेकिन पार्ट 2 में ओनली ये इक्वेशन यूज़ होता है, बाकी आपकी पूरी बुक में पार्ट 2 का कहीं यूज़ नहीं होता है। ओके, इसीलिए जो लाइव लोड ऑन पर्लिन है LL वो कैलकुलेट करेंगे 750 - 20 अल्फा - 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। तो 750 - 20, अब देखो ये अल्फा एंगल ऑफ रूफ ट्रस जो आपने पहले फाइंड किया था वो है। ओके, देन लाइव लोड ऑन पर्लिन शुड नॉट बी लेस देन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ लेस देन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन मिनिमम लोड ऑफ 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज टेकन। ओके, तो आपको 400 से मिनिमम नहीं लेना है। ओके, और अगर 400 से कम आता है तो आपको 400 लेके चलना है लाइव लोड, यानी हर हाल में आपका लाइव लोड 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद लाइव लोड फाइंड करने के बाद जो मतलब पर्लिन के फाइंड करने के बाद आप लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस फाइंड कर सकते हैं। तो लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस इज 2/3 ऑफ लाइव लोड ऑन पर्लिन, यानी पर्लिन पे जो लोड लग रहा है उसे हम मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देते हैं तो हमें हमारा जो लाइव लोड्स जो है वो मिल जाएगा। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, आपको पार्ट 2 में से ये इक्वेशन ही खाली याद रखना है। तो अगर आप मेमोराइज कर ले तो ये इक्वेशन तो आपको पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 750 - 20 अल्फा - 10 where alpha is a angle of roof truss and this load is act on plan area.
ओके। तो देखो जहाँ जहाँ पे मैं प्लान एरिया बोल रहा हूँ तो आपको मल्टीप्लाई वहाँ प्लान एरिया से करना होगा, जितना भी मतलब आपका मीटर स्क्वायर है उससे। एंड जहाँ पे मैं स्लोप एरिया बोल रखता हूँ तो आपको मल्टीप्लाई जो है वो स्लोप एरिया से करना है। ओके। बाकी ये सब जो कैलकुलेशन है वो आपको एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि एग्जाम्पल में कैसे कैरिड आउट होता है। ओके। देन लाइव लोड, हम देखो हमने लाइव लोड ऑन पर्लिन्स फाइंड किया। ये इक्वेशन जो है वो लाइव लोड ऑन पर्लिन का है। इसमें से जो लोड आता है उसे हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस निकलता है, विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ लाइव लोड ऑन पर्लिन्स। ओके। तो ऐसे डेड लोड और लाइव लोड फाइंड किया जाता है। देन थर्ड थिंग इज विंड लोड। तो विंड लोड जो है वो आपको पहले से अच्छे से देखना पड़ेगा, तो इसमें आप खास ध्यान रखिएगा और ये लेक्चर ऐसा हो तो 1-2 बार देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है। तो विंड लोड जो है वो IS 875 1987 पार्ट 3 से रिलेटेड है, तो उसमें स्टेप्स है। अब देखो विंड लोड जो है वो पूरा एक एग्जाम्पल जैसा है कि कैसे निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका बेसिक विंड स्पीड निकालनी है, VB। बेसिक विंड स्पीड मतलब हर एक जो सिटी होता है, मतलब जैसे गुजरात में हमारे जितने भी सिटी है, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, जामनगर है, ये सारे जो सिटीज़ होते हैं उसका एक बेसिक विंड स्पीड जो है वो निकाला होता है, वो हमें फाइंड करना है। वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको टेबल आपके कोड में दिया गया है, इसलिए आपको पता चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ बेसिक विंड स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन विल बी डिफरेंट। डिफरेंट लोकेशन पे बेसिक विंड स्पीड अलग अलग होती है, VB जो होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद 39 मीटर पर सेकंड, भुज 50 मीटर पर सेकंड, दिल्ली 47 मीटर पर सेकंड एंड बेंगलोर 33 मीटर पर सेकंड। यानी कि पर सेकंड वो कितना मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है विंड, उसके हिसाब से ये बेसिक विंड स्पीड दी जाती है। वैल्यूज ऑफ VB फॉर डिफरेंट सिटी और टाउन आर गिवन इन फिगर 1 और अपेंडिक्स A ऑफ IS 875 पार्ट 3। अब आप IS 875 पार्ट 3 लोगे तो उसमें अपेंडिक्स A में सारी सिटीज़ की ऐसे वैल्यूज़ आपको दी गई है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करते हैं कि अलग अलग मतलब सिटीज़ जो है वो रख लेते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि कोई मतलब अहमदाबाद के आसपास का टाउन रख देते हैं, तो अगर अहमदाबाद के आसपास का टाउन जो है वो आपको नहीं मिल रहा है अपेंडिक्स A में से, तो आपको यहाँ से अहमदाबाद की वैल्यू ले लेनी है एज अ रेफरेंस वैल्यू। ओके। अगर कोई सिटी जामनगर के आसपास है तो जामनगर के आसपास के सिटी जो होते हैं वो उसमें जामनगर की वैल्यू आप ले सकते हो। ओके, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। फिर से बता देते हो, बेसिक विंड स्पीड जो होती है हर एक लोकेशन पे अलग अलग होती है, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिलेगी। आपको नियर बाय सिटीज़ की वैल्यू लेनी है एंड देन ये जो वैल्यूज़ है वो अपेंडिक्स A से आपको इजीली मिल जाएगी IS 875 पार्ट 3 में से। ओके। देन सेकंड थिंग इज डिज़ाइन विंड स्पीड VZ। तो VZ कैसे निकलना है वो हम देखेंगे। तो VZ जो है वो निकलेगा, यहाँ पे V2 लिखा है लेकिन यहाँ पे VZ है। VZ इज इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इक्वेशन इज गिवन इन IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 8। ओके। आप पार्ट 3 में चला जाओगे तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो जिसमें VB जो है वो बेसिक विंड स्पीड है जो हमने स्टेप 1 में अपेंडिक्स AP से निकाली थी। ओके, इन मीटर पर सेकेंड। K1 जो है वो रिस्क कोएफिशिएंट है और प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। K2 टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर एंड K3 जो है वो टोपोग्राफिक कर्व फैक्टर। ओके। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है। K1 जो है वो रिस्क कोएफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी, K2 जो है वो टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज एंड K3 जो है वो टोपोग्राफी फैक्टर। ओके। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रिस्क कोएफिशिएंट और K1 प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो ये जो वैल्यू ऑफ K1 जो होती है वो डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड बेसिक विंड स्पीड। ये VB और आपकी प्रोबेबल लाइफ पे डिपेंड करता है K1। ओके, ये आपको पेज नंबर 11 पे टेबल दिया होगा। वैल्यूज ऑफ K1 आर गिवन इन टेबल 1 ऑफ IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 11। ओके। K2 जो है वो द फैक्टर K2 डिपेंड्स अपॉन द टेरेन स्ट्रक्चर साइज एंड हाइट पे डिपेंड करता है। वैल्यूज ऑफ K2 आर गिवन इन टेबल 2 ऑफ IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 12। यानी कि पेज नंबर 11 और 12 पे आपको ये टेबल मिल जाएगी जहाँ से आप K1 और K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके। उसके बाद जो है वो टेरेन कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैटेगरी 1 जो है उसमें है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर एंड
And second category is that height of objects surrounding the structure is between 1.5 to 10 मीटर. अगर लेस देन 1.5 मीटर है तब तो कैटेगरी 1 में जाना है, टेरेन कैटेगरी में. एंड द सेकेंड थिंग इज कैटेगरी 2 इज एप्लीकेबल टू 1.5 to 10 मीटर्स ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर बिल्डिंग. ओके. कैटेगरी 3 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज अप टू 10 मीटर विथ फ्यू टॉल स्ट्रक्चर्स. एंड कैटेगरी 4 जो है टेरेन विथ न्यूमरस लार्ज हाई क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन. देखो ये कैटेगरीज आपको दी हुई होगी एग्जाम में, तो आपको ये क्राइटेरिया पे बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली दिया हुआ होता है कि कौन से कैटेगरी में आपका स्ट्रक्चर पड़ता है. ओके. तो हाइट क्लास और स्ट्रक्चर क्लास जो है वो क्लास A B C होता है, जिसमें ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन इज लेस देन 20 मीटर, तो उसे क्लास A बुलाते हैं. बिटवीन 20 to 50 तो उसे हम क्लास B बुलाते हैं, मतलब. और जो 50 मीटर से ज़्यादा होता है तो उसमें हम क्लास C रखते हैं. ओके. लेकिन ये क्लास और कैटेगरी जो है वो आपको एग्जाम्पल में दी हुई होगी, यानी आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ओके. उसके बाद जो K3 है वो है आपका टोपोग्राफिकल फैक्टर. उसकी वैल्यू जो है वो अपवर्ड स्लोप पे डिपेंड करती है कि अपवर्ड स्लोप कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. और ये आपको मिल जाएगा IS 875 पार्ट 3 क्लोज नंबर 5.3.3.1 पेज नंबर 12. द वैल्यू ऑफ K3 इज डिपेंड अपॉन द अपविंड स्लोप थीटा. अगर आपका थीटा इफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3 डिग्री देन K3 इज इक्वल टू ऑलवेज 1. अगर आपका अपवर्ड स्लोप लेस देन 3 डिग्री है तो K3 ऑलवेज 1 होगा. एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी थीटा जो है वो 3 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो K3 इज कैलकुलेटेड एज पर अपेंडिक्स 6 ऑफ द कोड. अगर 3 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको अपेंडिक्स C पे जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो जब मैं आएगा तब आपको कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा. ओके. उसके बाद थर्ड स्टेप विंड लोड में है डिज़ाइन विंड प्रेशर PZ फाइंड करना. पहले देखो VB फाइंड किया, VZ फाइंड किया, अब उसके बाद PZ यानी कि डिज़ाइन विंड प्रेशर. PZ का इक्वेशन है 0.6 VZ स्क्वायर, और ये आपको क्लोज नंबर 5.4 में कोड पे मिल जाएगा. ओके. यही पेज नंबर होगा पार्ट 3 का 11-12 का, उससे ज़्यादा आगे नहीं होगा. वेर VZ इज इक्वल टू डिज़ाइन विंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने जो सेकंड स्टेप में जो VZ निकाला उसके हिसाब से हमें PZ भी निकालना है. PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर. ओके. उसके बाद विंड लोड F फाइंड करना है स्टेप, मतलब विंड लोड के स्टेप नंबर 4 में IS 875 क्लोज नंबर 6.2.1 एंड पेज नंबर 13, जहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा F इज इक्वल टू CP माइनस CPI मल्टीप्लाई बाई A इंटू PZ. अब ये वेयर CP इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट एंड CPI इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट. A इज इक्वल टू स्लोप एरिया ऑफ रूफ ट्रस एंड PZ इज इक्वल टू डिज़ाइन विंड प्रेशर. ओके. ये इक्वेशन की मदद से आपको विंड लोड F फाइंड करना है. अब देखो ये CPE और CPI आपको टेबल नंबर 5 कोड में दिए गए हैं. टेबल नंबर 5-6 जो होगा उसमें दिए गए हैं. CPE एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर का, कोई भी बिल्डिंग का, ये यहाँ पे दिया गया है टेबल नंबर 5 ऑफ कोड पेज 6 to 16. आपको ये ऐसी फिगर दी हुई है. यहाँ पे विड्थ है आपके कोई भी मतलब मकान की, और ये यहाँ पे हाइट है. यहाँ पे अपविंड जो स्लोप है वो थीटा दिया गया है. अब देखो यहाँ पे 4 कैटेगरी डिवाइड की है, E-F-G एंड H. ओके. E-F-G-H ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. अब देखो आपका हाइट, यानी कि ये वाला जो है वो हाइट अपॉन W का जो रेशियो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 0.5 यानी कि 1/2 आता है, तो आपका केस नंबर 1 गिना जाएगा. अगर H/2 इज लाई बिटवीन 1/2 एंड 3/2 यानी कि 0.5 और 1.5 के बीच में है, तो आपका केस नंबर 2 लगेगा. एंड अगर H/W की वैल्यू जो है वो 3/2 से ज़्यादा होती है तो उसे हम केस नंबर B बुलाते हैं. ओके. यानी यहाँ पे वैसे B है लेकिन यहाँ पे 6 आएगा, 3/2 to 6 होगा, तो अगर हम केस 3 लेंगे. उसके बाद CP के बाद कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ CP फॉर EF, GH, EH एंड FH साइड एंड स्मॉलर वैल्यू इज टेकन एज द CP. देखो 4 वैल्यू हमें निकालनी है 4 साइड के लिए, EF, GH, EG एंड FH, और उसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसे हम CP बुलाते हैं. उसके बाद इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है, तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट जो है वो IS क्लोज नंबर
6.2.3 पेज नंबर 27 या 36 पे निकलेगा। अगर आपकी वॉल ओपनिंग जो है वो 5% से लेस है देन परमिएबिलिटी आपकी नॉर्मल रहेगी और CPI की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस 0.2 रहेगी। अगर आपका वॉल ओपनिंग जो है वो 5 to 20% है यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी मीडियम रहती है तो CPI की वैल्यू 0.5 रहेगी। एंड अगर आपका वॉल ओपनिंग मोर देन 20% है तो परमिएबिलिटी लार्ज रहेगी और उसका जो कोफिशिएंट है CPI इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट वो हो जाएगा प्लस और माइनस 0.7। ओके, अब आपको लोड कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपको डिज़ाइन करना है। ओके, तो लोड कॉम्बिनेशन में 3 टाइप के लोड कॉम्बिनेशन है इन एब्सेंस ऑफ क्रेन लोड्स। द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशंस आर कंसिडर्ड इन एब्सेंस ऑफ क्रेन लोड्स। सबसे फर्स्ट है 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। सेकेंड थिंग इज 1.2 मल्टीप्लाई बाई डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, तीनों लोड का सबमिशन मल्टीप्लाई बाई 1/2। एंड द थर्ड थिंग इज दैट 0.9 मल्टीप्लाई बाई DL प्लस 1.5 WL। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में से जो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेके हमें डिज़ाइन करनी होती है, जिसमें LL लिखा है वो लाइव लोड और इम्पोज लोड है और डेड लोड जो DL लिखा है वो डेड लोड है। ओके, ये तीनों मतलब जो है वो लोड कॉम्बिनेशन है। ये तीनों लोड कॉम्बिनेशन फाइंड करके हम मतलब एक फिक्स कर सकते हैं कि हमें कौन से डिज़ाइन वैल्यू पे आगे जाना होता है। ओके, जनरली जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम आगे जाते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ हो सके लोडिंग के ड्यूरिंग में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है और एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of design of steel structures. Thank you.